नमस्कार। जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। सचिवालय में हो रही मीटिंग जारी। नई आबकारी नीति पर लग सकती है मोहर। एक बार फिर से सुर्खियों में यूसीसी का मामला। 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल हो रहा समाप्त। विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर तो बीजेपी बोली सरकार की नीयत साफ। इंडिया गठबंधन की दून में हुई बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर की चर्चा। सीट शेयरिंग पर कहा हाईकमान निस्तर का मसला। खड़गे की 28 जनवरी को रैली। ऋषिकेश में दो पक्षों में विवाद। नाबालिग लड़की की मौत। सिर पर प्रेशर कुकर मारा। 7 आरोपियों पर केस दर्ज। पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट। कल से उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में हो रही है। मंत्रिमंडल की बैठक नई आबकारी नीति पर मोहर इस बैठक में लगने की संभावना है। गन्ने के मूल्यों को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। वहीं क्रमिक वित्त, शिक्षा, खाद्य, महिला सशक्तिकरण समेत कई विभागों के संबंध में भी निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। मार्च 2024 तक 80% शिकायतों के समाधान का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में आयोजित की जा रही है। वहीं नई आबकारी नीति पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। साथ ही गन्ने के मूल्यों को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। क्रमिक वित्त, शिक्षा, खाद्य, महिला सशक्तिकरण समेत कई विभागों के संबंध में इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन, आज सचिवालय में बैठक मंत्रिमंडल की आयोजित की जा रही है। क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज मोहर लगने की संभावना है और जिन पर चर्चा आज की जा सकती है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों के साथ कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की उम्मीद जताई गई है। जो मीटिंग में आज एजेंडे में रखे गए हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो नई आबकारी नीति का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट के सम्मुख रखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार पर्यटन क्षेत्र होने के नाते टूरिस्ट के आने और तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में होटल और बार के नियमों में किस तरीके से शिथिलीकरण किया जाए, किस प्रकार से आबकारी नीति के तहत उसको राजस्व की प्राप्ति से जोड़ा जाए, उसको लेकर के कैबिनेट में आज प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है और अंतिम मुहर भी लग सकती है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा की ओर से लगातार मांग उठ रही थी कि किस प्रकार से जो आवेदन करते हैं या मानक पूरा करते हैं उसमें बीएड की अनिवार्यता थी। आज सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि आज की कैबिनेट की बैठक में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट के सम्मुख लाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गन्ना के समर्थन मूल्य का, तो गन्ना के समर्थन मूल्य को लेकर गन्ना मंत्रालय की तरफ से कैबिनेट के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, उस पर भी चर्चा हो रही है और शायद संभवतः उम्मीदें जताई जा रही है उस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं कि जिस प्रकार से लगातार राज्य सरकार के हवाले से खबर आ रही थी कि विशेष सत्र का आयोजन उत्तराखंड में किया जा सकता है, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को लेकर के
सरकार विशेष सत्र बुला सकती है, उसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या फैसला होगा, ये कैबिनेट की समाप्ति के बाद ब्रीफिंग से पता चलेगा। लेकिन इतनी जरूर जानकारी मिल रही है कि इस बात से ये तय हो जाएगा कि सरकार क्या बजट सत्र को लेने के लिए तारीख मुकर्रर करेगी या उससे पहले विशेष सत्र का आयोजन करते हुए क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात देने का प्रयास करेगी। इसको लेकर हालांकि सिर्फ यही नहीं है, तमाम विभागों के जो प्रस्ताव है, जो संशोधन है, नियमावली संशोधन है, उनके प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के सम्मुख रखे गए हैं। ये थे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ। एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 के संबंध में समीक्षा बैठक का निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी 60% शिकायतों का समाधान हो रहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मार्च 2024 तक हम 80% शिकायतों का समाधान कर सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएम दर्पण डैशबोर्ड 2.0 का भी शुभारंभ किया। सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि 9 मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक कुल 95,573 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से लगभग 60% शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप से किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पर संतुष्टि जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि मार्च 2024 तक हमारा लक्ष्य 80% शिकायतों के समाधान का होना चाहिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल एक बार फिर समाप्त हो रहा है। सरकार द्वारा यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यूसीसी के लिए गठित समिति 26 जनवरी तक यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप सकती है। वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है। भाजपा का मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि गोवा में पहले से ही यूसीसी है। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि यूसीसी लागू हो और जो अधिकार हिंदू लड़कियों को मिले हैं वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सहयोगी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार की नीयत साफ है। इनका केवल और केवल मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट्स में, केंद्र के सब्जेक्ट्स में जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारी केवल एक चीज़ को लेकर चिंता है कि जो संविधान ने सुविधाएं और जो अधिकार दिए हैं हमारे पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी वर्ग को, थारू को, बुक्सा को, हमारे आदिवासियों को, उन पे इसका क्या असर होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोवा जैसा जो हमारा राज्य है उसमें पहले से ही यूसीसी है। आप देखिए वहाँ पे कई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे सिख हैं, सभी लोग वहाँ रहते हैं, पारसी हैं। लेकिन ऐसे ही यूसीसी जिस तरीके से कांग्रेस बात करती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये हो, वो चाहते नहीं है कि हिंदू लड़कियाँ जो करती हैं, जो कर सकती हैं, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले। लेकिन सरकार की नीयत बहुत साफ है कि सरकार यहाँ पे समान आचार संहिता को लागू करना चाहती है और उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट है उसका टाइम भी बढ़ाएगी। अगर उनको टाइम की आवश्यकता होगी, रिपोर्ट पूरी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से सरकार टाइम बढ़ाने का काम करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में शुमार यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जिस तत्परता के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, वो अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है, क्योंकि 3 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से समिति का जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक जो ड्राफ्ट और मसौदा तैयार किया गया था वो सरकार को नहीं सौंपा गया है। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही हैं, कई बार संभावनाएं जताई भी गई हैं कि जल्द ही कमेटी जो है रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब क्या फैसला लेते हैं और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। देहरादून के रायपुर में बनने वाले विधानसभा और सचिवालय के लिए केंद्र सरकार ने 60 हेक्टेयर भूमि की मिली
सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दिया है। इसके लिए केंद्र ने मंजूरी के नियमों का सही ढंग से पालन न करने का आरोप लगाया। इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अब नए सिरे से मंजूरी के लिए आवेदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, धन के लिए आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अगर कहीं पर कोई कमी रही है जिसकी वजह से एनओसी को रद्द किया गया है तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। ये 2000 वहाँ जब सत्र चलता है, आप देखिए कितनी दिक्कत वहाँ की स्थानीय जनता को होती है, या जो बाहर से यात्री, श्रद्धालु या पैसेंजर बाहर से आगंतुक आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। तो ठीक है, उस टाइम की जो रचना थी, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे अलग से विधानसभा हो जाएगी, तो लगभग आम आदमी को इससे परेशानी से बचत हो जाएगी। तो अब हम प्रयास करेंगे, नया प्रस्ताव फिर हम भेजेंगे और प्रयास भी करेंगे कि कम से कम जो हमें जगह भी आवंटित है, धन भी आवंटित है, तो उसमें यदि अनुमति मिल जाएगी तो हम उसमें फिर आगे। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों पर चर्चा की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने बताया कि इंडिया गठबंधन का जो नारा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उसी को लेकर जो बातचीत हो रही है। रणनीति पर यह भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में बांटा जा रहा है, देश की इकोनॉमी गिर रही है, सेना को कमजोर किया जा रहा है, सहित तमाम मसलों पर बातचीत हो रही है। सीट शेयरिंग के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला हाईकमान के स्तर का है, जो हाईकमान तय करता है, इस पर प्रदेश में आगे बढ़ा जाता है। जिस तरीके से इकोनॉमी को डाउन किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी फौज को कमज़ोर किया जा रहा है, महिलाएं असुरक्षित, किसान असुरक्षित हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही जिसमें बीजेपी के लोग सीधे सीधे संलिप्त हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से ध्यान भटका कर राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इसमें जो लोगों को बांटा जा रहा है, इससे सब लोग चिंतित हैं। और हम चाहते हैं हम जॉइंटली लोकहित में, जनहित में हम क्या मामले उठाएं जिससे जनता का भी फायदा हो, हमारे भारत के नागरिकों का फायदा हो, देश का फायदा हो, उसके लिए हम किस तरह के कार्यक्रम लेके आगे को चलेंगे, उन सभी विषयों पर बातचीत हो रही है। हम यूनाइटेडली हम किस तरीके से चुनाव को मैं बीजेपी से लड़ेंगे, उसके लिए भी चर्चा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुट गई है। 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक पार्टी के कई केंद्रीय नेता देहरादून पहुंच रहे हैं। इस दौरान पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठकों के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने बताया कि उत्तराखंड दौरे से पहले स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जबकि 27 जनवरी को ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी भी देहरादून पहुंच रही है, जिसका एजेंडा तय हो गया है। इसके बाद 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून पहुंच रहे हैं। 22 तारीख को भी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं और खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। आप देख रहे होंगे लगातार तैयारी में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता की परेशानियों को और उसके चैलेंजेस को समझते हैं। खुद ब्लॉक अध्यक्ष के पद में थे 1969 में, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कार्यकर्ता को बड़ी उम्मीद है कि हमारे बीच का एक आदमी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारी परेशानियों को, हमारी दिक्कतों को, हमारी संघर्ष को समझेगा और लोग उनको सुनना चाहते हैं। एक अच्छी मीटिंग 28 है। खबरों की तरफ सर्किट हाउस कांट गोदाम में कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक करते हुए अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नैनीताल एवं भीमताल क्षेत्र में निर्माण से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं, जो कि बोर्ड बैठक में रखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पुनर्निर्माण के मामले बोर्ड बैठक में आए हैं, जिनको अनुमति दी गई है, लेकिन प्राधिकरण ने उनको पुनर्निर्माण की अनुमति शर्तों के साथ दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आवासीय मानचित्र को पास कर व्यावसायिक कार्य नहीं किए जाएं। वहीं प्राधिकरण द्वारा नैनीताल शहर में बनाए गए सार्वजनिक शौचालय को नगर पालिका को दिए जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि प्राधिकरण का कार्य सार्वजनिक शौचालय बनाने का था, लेकिन उसे चलाने का काम नगर पालिका द्वारा किया जाना है। मानस माला मिशन अब है
मानस मंदिर मिशन, उसमें तो प्रत्येक जगह हम डीपीआर्स में इसको इंक्लूड करवा रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम भवाली की तरफ चलें तो कैंची धाम पे एक रहेगा, उसके बाद ऊपर जागेश्वर पे भी रहेगा, पाताल भुवनेश्वर पे भी रहेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सी जगह जो बीच में पड़ती हैं उसमें मैंने डीएम से ये निर्देश दिए हैं बैठकों में कि इन जगहों पे क्योंकि कोई बीच में टूरिज्म स्पॉट नहीं है तो जिला पंचायत सही बॉडी है जो इसको कर सकती है, और उसको वो इस मॉडल पे कर ले कि जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन है जिला पंचायत अपने फंड से बना के उसमें कुछ कुछ जगहों पे दुकानों की व्यवस्था भी रखे, ताकि जिसको भी ये दें वो एक छोटा मोटा वहाँ पे रेस्टोरेंट चला ले या चाय की दुकान चला ले, और साथ ही साथ टॉयलेट की। देहरादून उद्यान विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को नई खेती के लिए जागरूक कर रहा है। मौसम में बदलाव के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उद्यान विभाग जनपद के किसानों को ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रेरित कर रहा है। विभाग की ये पहल किसानों को विदेशी फ्रूट के अलावा आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों में होने वाली गंभीर बीमारियों से भी राहत दिलाएगी। उद्यान विभाग द्वारा देहरादून के चक्राता सहसपुर क्षेत्र में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देहरादून की जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ड्रैगन फ्रूट जो कि अमेरिकन फल है, इस फल की देहरादून में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 12,000 पौधे किसानों को दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 100 किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो बेनिफिट है। अभी देहरादून जिले की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को मोटिवेट किया और यहाँ पे फार्मर्स को ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। लगभग 12,000 पौधे हमारे द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और विकास नगर, कालसी और चक्राता ब्लॉक में, और लगभग 80 से 100 किसान इसमें बेनिफिट हुए हैं और लगभग 42 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन करवाया गया है और किसानों का इसके प्रति बहुत ज्यादा रुझान सामने आया है। कुछ किसान थे, लगभग 5 से 7 ऐसे किसान हैं यहाँ पे जो पहले से ही इसकी खेती कर भी रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट है वो आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हो जाता है और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हो जाता है, हार्डी क्रॉप है और पानी की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट। धीरे धीरे ही सही पर पटरी पर लौट रहे विंटर डेस्टिनेशन ओली के पर्यटन कारोबार और कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है। देश की सबसे बेहतरीन खूबसूरत लोकेशन वाली और GMVN की आय का प्रमुख स्रोत जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग का संचालन वर्तमान 4.1 किलोमीटर वाले रूट पर अब नहीं हो सकेगा। खबर है कि फिलहाल जोशीमठ ओली रोपवे पर आवाजाही नहीं हो सकती है और इस कार्य के 10 टावरों को बदला जाएगा। वहीं रोपवे बंद रहने से जहां गढ़वाल मंडल विकास निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं रोपवे से ओली पहुंचकर हिमालय का दीदार कर लुत्फ लेकर ओली आने वाले पर्यटकों को भी मायूसी हाथ लग रही है। जो रोपवे के बारे में जो टेक्निकल एजेंसी ने देखा है उसके बारे में जो अपना परामर्श दिया है, तो परामर्श यह है कि जो रोपवे जो है अपना लाइफ पूरा कर चुका है और इसके कई टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो इस रोपवे के सारे टावर इसके अलाइनमेंट को हटाना पड़ेगा, सारे टावर को हटाने पड़ेंगे और नए अलाइनमेंट पे नया रोपवे बनाए। ऋषिकेश में 2 पक्षों में आपसी झगड़े के चलते एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। मायाकुंड निवासी स्थित झुग्गी झोपड़ी में पड़ोसी द्वारा लड़की के परिजनों को गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के सर पर प्रेशर कुकर मारा गया, जिससे उपचार के दौरान उसकी ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। घटना में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषिकेश में रात्रि में वहाँ पर एक कोई गाना चल रहा था जिस पे 2 परिवार जो बिहार के रहने वाले वहाँ पर उनका कुछ आपसी कहासुनी हो गई, क्योंकि किसी तरह का नृत्य करने पर वहाँ पर डांस करने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिस पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई और बाद में वहाँ पर झगड़ा होने के बाद आवेश में आकर एक लड़की 17 साल की नाबालिग थी, उस पर कुकर से हमला वार कर दिया था। क्योंकि उस रात्रि में उस झगड़े की सूचना पुलिस को नहीं मिली थी और उन्होंने उसको अस्पताल में एडमिट कराया था। कोई जाहिरा चोट नहीं थी, लेकिन इंटरनल हेमरेज होने के कारण अगले दिन जो है युवती की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और 7 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा उसमें।
चमोली जिले के जोशीमठ प्रखंड के सुदूरवर्ती डुमक गांव में सड़क को लेकर 28 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन ग्रामीणों द्वारा समाप्त कर दिया गया है। सेंजी कलगोट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण को लेकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक धरना प्रदर्शन डुमक गांव में संचालित किया जा रहा था। इस प्रदर्शन के लिए 50 से अधिक गांव सहयोग कर रहे थे। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर से देहरादून के लिए पदयात्रा शुरू करने का निर्णय ले लिया था। उसके बाद राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेश पर ग्रामीणों की समरेखण की समस्या का समाधान हो पाया और उसके बाद प्रशासन के साथ लगातार वार्ता होती रही। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ भी आंदोलनकारी द्वारा वार्ता की गई। अब ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि आगामी 15 फरवरी तक आंदोलन को विराम दिया जाएगा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।